Bismillahirrahmanirrahim. We welcome to you on our Bright Hall Public School YouTube channel. And today our lecture is regarding lesson number 2. That is dialogue, and we will do exercises of this chapter. So first there are questions, and we will have to write their answer. Question number 1 is, why did Qasim go to Saudi Arabia? Qasim Saudi Arabia क्यों गया? Qasim went to Saudi Arabia to see his parents. Qasim Saudi Arabia गया अपने वालदैन से मिलने के लिए, to see मुलाकात करने के लिए, parents वालदैन. Question number 2, why did Qasim come back from सऊदी अरेबिया? कासिम सऊदी अरेबिया से वापस क्यों आया? कम बैक. इसका आंसर है कासिम केम बैक फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू टेक हिज एग्ज़ाम्स. तो अपने इम्तिहानात देने के लिए वो वापस आ गया सऊदी अरेबिया से जल्दी. व्हाट टू सब्जेक्ट्स डज कासिम फाइंड टफ? कौन से दो मजमून हैं जिनको कासिम मुश्किल समझता है? टफ होता है डिफ़िकल्ट. Qasim found English and mathematics as tough subjects. कासिम को इंग्लिश और रियाजी यानी मैथ के मज़ामीन जो हैं वो मुश्किल लगते थे. क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट हैज़ कासिम डिसाइडेड टू डू आफ्टर हिज स्टडीज़? कासिम ने अपने स्टडीज़ के बाद, पढ़ाई के बाद क्या करने का इरादा किया है? आंसर है कासिम डिसाइडेड टू गो इनटू मेडिसिन आफ्टर मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम्स. कासिम ने फैसला किया है कि वो तिब के शोबे में जाएगा, मेडिकल में जाएगा अपने मैट्रिक के इम्तिहानात में, यानी बायो के सब्जेक्ट्स रखेगा और फिर इस तरह एफएससी मेडिकल, प्री मेडिकल में जाके फिर वो आगे एमबीबीएस करेगा. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डज कासिम्स अंकल थिंक दैट आवर इंग्लिश हैज़ टू बी गुड? वाई क्यों? डज कासिम अंकल थिंक, कासिम के चचा का ख्याल क्यों था कि आवर इंग्लिश शुड हैज़ टू बी गुड, कि हमारी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए? इसका आंसर है कासिम्स अंकल थिंक्स दैट इंग्लिश हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो इसलिए हर एक को इंग्लिश सीखनी चाहिए, और ये हमारी इंग्लिश अच्छी इसलिए होनी चाहिए कि इंग्लिश हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, कि ये एक बैनुल अक़वामी ज़बान बन चुकी है, एंड लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ये साइंस और सनत और इरफत की ज़बान बन गई है. नेक्स्ट है जी, वन ऑफ द कासिम फ्रेंड्स, ये दूसरी असाइनमेंट आ गई है, प्रिपेयर्ड नोट्स फॉर हिम in the subjects of math and English while Qasim was on leave. कासिम के दोस्तों में से एक ने उसके लिए नोट्स प्रिपेयर किए इंग्लिश और मैथ के, जबकि कासिम छुट्टियों पर था. जब कासिम सऊदी अरेबिया गया हुआ था, उसके एक दोस्त ने उसकी गैर मौजूदगी में उसके लिए इंग्लिश और मैथ के नोट्स तैयार किए. कासिम शुड राइट ए नोट्स ऑफ थैंक्स टू हिम. कासिम को चाहिए कि अब उसको शुक्रिया के ख़त लिखे. हेल्प कासिम इन राइटिंग ए नोट ऑफ थैंक्स. तो एक नोट ऑफ थैंक्स लिखने के लिए, शुक्रिया का इजहार करने के लिए आप उसकी मदद करें. तो ये है कि नोट ऑफ थैंक्स क्या होता है, इसमें डेट होती है जब आप लिखते हैं, जैसे लेटर लिखते हैं तो उसमें डेट होती है. प्रॉपर सैल्यूटेशन होता है कि एक आदाब जिससे किसी को ख़िताब किया जाए, उसकी जो लेटर लिख रहे हैं या नोट्स ऑफ थैंक लिख रहे हैं उसकी बॉडी होती है, क्लोजिंग है, और उसके एंड में सिग्नेचर्स भी होते हैं. तो अब हम देखें, डियर अहमद, ये उसकी सैल्यूटेशन होगी. और हाउ थैंकफुल ऑफ यू दैट यू प्रिपेयर्ड नोट्स फॉर मी इन द सब्जेक्ट्स ऑफ मैथ एंड इंग्लिश व्हाइल आई वाज ऑन लीव. मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, ये आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने मेरे लिए मैथ और इंग्लिश के नोट्स बनाए जबकि मैं छुट्टियों पर था. थैंक यू फॉर दिस फेवर. इस मेहरबानी पर आपका बहुत शुक्रिया. योर्स सिंसियरली, आपका मुखलिस. ये क्लोजिंग रिमार्क्स हैं. कासिम
ये उसका नाम है जो भेजने वाला है, जो शुक्रिया अदा करने वाला है, और ये लास्ट में डेटेड है जुलाई 17, 2020। तो इस तरह आप भी कोई भी किसी को, कोई भी आपके साथ फेवर करे तो आप उसको शुक्रिया का ख़त लिख सकते हैं इस तरीके से। अगला जो एक्सरसाइज है उसमें फिल इन ब्लैंक्स हैं, जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको मालूम होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब जो है हैज़ और हैव लगते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है साथ, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है जिसमें कोई काम हाल ही में मुकम्मल हो गया हो। तो वी डैश एन एक्साइटिंग फुटबॉल मैच टुडे, वॉच लगा हुआ है, वर्ब दिया हुआ है, और अब आपने इसको फिल इन ब्लैंक्स को मुकम्मल करके लिखना है, प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला बनाना है। वी आई आप सिर्फ ये याद रखें कि हैज़ कहाँ लगता है और हैव कहाँ लगता है। अगर ये बात आपको याद हो गई तो फिर बाकी जुमला बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है। याद रखें कि ही शी इट या वाहिद नाम हो तो उनके साथ हैज़ लगता है, बाकी सब के साथ हैव लगता है। ही शी इट या कोई सिंगुलर नाउन हो, अहमद हो, फैसल हो, कासम हो, जो भी हो, एक नाम वाहिद नाम हो, तो उनके साथ हैज़ लगेगा, और बाकी सब के साथ, बाकी जितने भी प्रोनाउंस हैं सब के साथ हैव लगेगा। अब वी जो है इसके साथ हैव लगेगा। वी हैव, ये देखें नीचे इसका जवाब लिखा हुआ है, ये आंसर है। वी हैव वॉच्ड, हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगी है वॉच की, पहले हेल्पिंग वर्ब आया है हैव, और वॉच्ड थर्ड फॉर्म लगी है वॉच, वॉच्ड वॉच्ड एन एक्साइटिंग फुटबॉल मैच टुडे, आज हमने एक ज़बरदस्त मैच देखा है। द क्लॉक, स्ट्राइक जो है यहाँ लगा हुआ है, और ये आगे द क्लॉक डैश 5, और स्ट्राइक जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, स्ट्राइक, स्ट्रोक, स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक, तो इसकी थर्ड फॉर्म जो है स्ट्रक है। तो हम लिखेंगे क्लॉक, चूँकि सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ क्या आना चाहिए, हैज़ आना चाहिए। वाहिद नाम है ना क्लॉक, तो इसके साथ द क्लॉक हैज़ स्ट्रक 5, घड़ी ने 5 बजाए। नंबर नेक्स्ट है द गार्डनर, माली, द लॉन आफ्टर ए लॉन्ग टाइम टुडे, MOW, इधर लिखना चाहिए था, इसकी वर्ब की फॉर्म देनी चाहिए थी MOW, मो, मो होता है काटना। तो गार्डनर्स ने, गार्डनर भी चूँकि वाहिद नाम है तो हैज़ मोन, द गार्डनर हैज़ मोन द लॉन आफ्टर लॉन्ग टाइम टुडे। नंबर नेक्स्ट है डैश यू एवर डैश इन द रिवर, स्विम, 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 स्वम, थर्ड फॉर्म लगेगी, और यू से पहले हैव आएगा। हैव यू एवर स्वम इन द रिवर, हैव यू एवर स्वम इन द रिवर। नेक्स्ट है दिस मिल्क डैश सोर, वी कांट, वी कैन नॉट ड्रिंक इट, गो, गो की तीन थर्ड फॉर्म क्या है, गो मेंट गॉन। तो मिल्क चूँकि सिंगुलर नाउन है, वाहिद नाम है, लिहाजा ये हैज़ इसके साथ आएगा। द मिल्क हैज़ गॉन सोर, मिल्क दूध ख़राब हो गया है, और वी कैन नॉट ड्रिंक इट, हम इसको पी नहीं सकते, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 6 है द बुचर डैश ए कॉव फॉर मीट, बुचर कहते हैं कसाई को। स्लाटर, स्लाटर्ड, स्लाटर्ड, स्लाटर्ड होता है ज़बह करना, स्लाटर्ड थर्ड फॉर्म उसकी लगेगी। बुचर चूँकि सिंगुलर नाउन है लिहाजा हैज़ आएगा। द बुचर हैज़ स्लाटर्ड ए कॉव फॉर द मीट, कसाई ने गोश्त के लिए गाय को ज़बह कर दिया है। द बुचर हैज़ स्लाटर्ड ए कॉव फॉर द मीट। ही डैश 2 books दिस ईयर, पब्लिश, पब्लिश, पब्लिश्ड, पब्लिश्ड, तो ही के साथ ई शी इट जवाद नाम के साथ मैंने क्या कहा था, हैज़ आएगा। ही हैज़ पब्लिश्ड 2 books दिस ईयर।
नंबर 8 है आई डैश नॉट डैश जाहिद सिंस ही वाज 14। मैंने जाहिद को नहीं देखा कब से, 14 साल, जबकि जो 14 साल का था उसके बाद मैंने अभी तक उसको नहीं देखा। सी सा सीन, तो थर्ड फॉर्म है सी की देखना मुलाकात करना, तो थर्ड फॉर्म सीन होगी। और आई हैव नॉट सीन, आई हैव नॉट सीन जायद सिंस ही वाज 14। नंबर 9 है वी डैश द मैच, विन की थर्ड फॉर्म लगानी है और उसके साथ हैज या हैव में से आपने इंतखाब करना है। विन वोन वन, तो वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत लिया। नौशीन डैश निटिंग फिनिश, फिनिश जो है इसकी फिनिश्ड। नौशीन हैज़ फिनिश्ड निटिंग, अपनी जो उसने बुनाई कढ़ाई का काम जो है वो निटिंग का काम उसने ख़त्म कर लिया है नौशीन ने। नेक्स्ट डी पार्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन इज़ ए वर्ड यूज्ड टू प्रेजेंट ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। एक वाहिद नाम है जो कि बहुत सारे लोगों को उनकी नुमाइंदगी करता है। जैसे क्लास है, तो क्लास में स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं लेकिन वो सबको एक लफ्ज़ क्लास जो है वो नुमाइंदगी कर रहा होता है। इसी तरह यहाँ मुख्तलिफ क्लासेस दी गई हैं जो वो क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्लास आर ए लॉट ऑफ, कपड़ों में क्या क्या शामिल होता है? लॉट्स ऑफ शर्ट्स, पैंट्स एंड जैकेट्स। और आपको पता है ना क्लास में और क्या क्या होता है? स्वेटर हो सकता है, कैप हो सकते हैं, ग्लव्स हो सकते हैं, आपकी कोट हो सकता है, वेस्ट हो सकता है, इसी तरह आपके सूट, ब्लेज़र, जंपर, ये सारी चीज़ें जो है ना क्लॉथ्स में आ जाती हैं। फर्नीचर इज़ ए लॉट ऑफ चेयर्स, फर्नीचर में क्या क्या होता है? बहुत सारी कुर्सियाँ हो सकती हैं, टेबल्स, सोफ़ास, और क्या क्या हो सकता है जी? बेड हो सकता है, बेंच हो सकते हैं, डेस्क हो सकते हैं, अलमाराज हो सकते हैं, ड्रेसिंग टेबल हो सकता है, टीवी ट्रॉली हो सकता है। फर्नीचर में तो वार्डरोब हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो फर्नीचर में आ जाती हैं। पोल्ट्री क्या है? पोल्ट्री इज़ ए लॉट ऑफ चिकन, बहुत सारे जो है मुर्गियाँ होती हैं, एग्स होती हैं, अंडे होते हैं, डक्स होती हैं, बतखें होती हैं। और पोल्ट्री में क्या क्या आ सकता है? गीज़ आ सकती हैं, टर्कीज़ आ सकती हैं, कोयल आ सकती है, पिजन्स आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी पोल्ट्री में आ सकती हैं। पोल्ट्री जो गोश्त जहाँ लोग फार्म, पोल्ट्री फार्म वगैरह, उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? तो ये बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। कैटल कैटल मवेशियों के एक ग्रुप को कहते हैं। इज ए लॉट ऑफ काउज, बैफलोज एंड गोट्स। इसमें यहाँ एस काउज होना चाहिए, एस यहाँ भी होना चाहिए, एंड गोट्स, बहुत सारी बकरियाँ, गायें और भैंसें जो हैं इसमें शामिल हो सकती हैं। और क्या क्या हो सकता है जी? हॉर्सेस हो सकते हैं, कैमल्स हो सकते हैं, डंकीज हो सकते हैं, सारे कैटल्स में आ जाते हैं। स्टेशनरी इज़ ए लॉट ऑफ पेन्स, पेंसिल्स, इरेजर्स। स्टेशनरी में क्या क्या आता है? पेन्स आते हैं, पेंसिल्स आती हैं, और इरेजर्स आते हैं, और क्या क्या आता है? कलर्स आते हैं, पिन्स, स्टेपल पिन्स आ जाती हैं, बुक्स, नोटबुक्स आ जाती हैं, और एनवेलप्स आ जाते हैं, कलर्स आ जाते हैं, सीजर्स आ जाते हैं, रूलर्स आ जाते हैं। लॉट ऑफ थिंग्स जो एक वर्ड स्टेशनरी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। व्हाट इज़ एन एडवर्ब? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो एडवर्ब जो है पार्ट ऑफ स्पीच में से है। एडवर्ब एक वर्ड होता है, एक ऐसा लफ्ज़ जो होता है विच गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ब, एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब्स एंड चेंजेस इट स्लाइटली। और एडवर्ब एक लफ्ज़ होता है जो ज़्यादा हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन देता है एक फ़ेल के बारे में, इस एडजेक्टिव इसमें सिफत के बारे में, और अदर एडवर्ब और मुतल्लक दूसरे मुतल्लक फ़ेल के बारे में, और उसको स्लाइटली चेंज कर देता है। हमारे जो अमूमन जो हमारा निसाब है इसमें मोस्टली हम एल वाई के साथ ही इसको चेंज कर देते हैं। एल वाई आखिर में लगाने से जो है वो एडवर्ब बन जाता है। जैसे एक तरफ हमारे एडजेक्टिव दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनको चेंज किया गया है एडवर्ब में। ये इसमें सिफ्त है और ये मुतल्लक फ़ेल है। एडवर्ब स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, सिफ्त है, और स्ट्रॉन्गली मजबूती से। ब्रेव बहादुर, ब्रेवली बहादुरी से। सॉफ्ट
यानी नरम, सॉफ्टली नरम तरीके से, क्वाइट खामोश, क्वाइटली खामोशी से, स्लो आहिस्ता, स्लोली आहिस्तगी से। नेक्स्ट है अंडरलाइन द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंस में इसमें हमने अंडरलाइन करना है और इनको देखना है कि ये कौन से एडवर्ब हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम है। इनको चेंज। अहमद यू कैन स्टे आउटसाइड। अहमद तुम बाहर खड़े हो सकते हो। आपको बाहर, यू कैन स्टे आउटसाइड, आप बाहर खड़े हो सकते हैं। कम हियर, यहाँ तशरीफ़ लाएं। द सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली, सूरज तेज़ी से रोश चमक रहा है। द ओल्ड मैन इज़ वॉकिंग स्लोली, बूढ़ा आदमी आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। सना अराइव्ड लेट, सना लेट पहुंची, देर से आई। इट रेन्ड हेवीली लास्ट नाइट, गुज़श्ता रात तेज़ बारिश हुई, सख्त बारिश हुई। प्लीज़ पुट द कप्स देयर, यहाँ देर के नीचे देर को भी अंडरलाइन करना है, यहाँ रह गया है। प्लीज़ पुट द कप्स देयर, यहाँ मेहरबानी करके कप्स को वहाँ रखें। अब हमने देखना है कि इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर्स जो हैं कि काम किस तरीके से होता है, उसको एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि वो गाना गाती है, शी सिंग्स, अब वो कैसे गाना गाती है? शी सिंग्स नाइसली, शी सिंग्स ब्यूटीफुली। तो ये नाइसली, ब्यूटीफुली, कोई काम किस तरीके से होता है, उसको जो एडवर्ब हम यूज़ करते हैं उसको हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। यहाँ ब्राइटली और स्लोली आप देखें कि सूरज किस तरीके से चमक रहा है, ब्राइटली, और वो आदमी, बूढ़ा आदमी कैसे चल रहा है, स्लोली। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर हैं। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ प्लेस, कि कोई काम कहाँ पे वाक़या हुआ है। यानी यू कैन से आउटसाइड, बाहर जाके बैठ सकते हो। हेयर एंड देयर, ये क्या है? प्लेस के बारे में बताते हैं। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो है लेट है, लास्ट है, ठीक है। वो लेट देर से आई, वो आखिर में आई। लास्ट नाइट गुज़श्ता रात। इसी तरह मॉर्निंग है, इवनिंग है, नाउ है, देन है। ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये इसके ऊपर एक बाकायदा हम मज़ीद पढ़ेंगे एडवर्ब, जब पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो उस वक्त। पिक अप at least 5 adverbs from the lesson and make sentences from them। तो लेसन से हमने कुछ sentences adverb निकाले हैं और उनके sentences बनाए। already, ये adverb of time है। I have already finished my work, मैंने अपना काम पहले ही से ख़त्म कर लिया है। just भी टाइम का एडवर्ब है। आई हैव जस्ट कम बैक फ्राम स्कूल, मैं अभी अभी स्कूल से वापस आया हूँ। हेयर तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। प्लीज़ कम हेयर एंड लिसन टू मी, यहाँ आए और मेरी बात सुने। फुली, ही इज़ फुली प्रिपेयर्ड फॉर एग्ज़ाम, वो पूरे तौर पर इम्तहानात के लिए तैयार है। रेगुलरली, अहमद गोज़ टू स्कूल रेगुलरली, तो ये रेगुलरली, फुली जो है ये भी एडवर्ब्स हैं। तो ये इसके बाद हम कुछ लफ्ज़ हैं। एक्सरसाइज जो नंबर एफ है, वन हु टीचर्स, वो टीचर कहलाता है। वन हु बायज़, जो ख़रीदता है वो बायर होता है। वन हु सेल्स, जो फ़रोख्त करता है उसको सेलर कहते हैं। वन हु एक्ट्स, जो कि एक्ट करता है वो एक्टर कहलाता है। वन हु प्लेज, जो खेलता है प्लेयर कहलाता है। वन हु ऑपरेट्स, जो कोई मशीन चलाता है वो उसको ऑपरेटर कहते हैं। वन हु सिंग्स, जो गाना गाता है सिंगर कहलाता है। वन हु राइट्स, जो लिखता है वो राइटर अदीब कहलाता है। वन हु चैलेंजेस, जो कोई चैलेंज करता है किसी को मुकाबला करने के लिए तो चैलेंजर कहलाता है। वन हु रीड्स, जो पढ़ता है वो रीडर कहलाता है। वन हु लाइज, जो झूठ बोलता है वो लायर कहलाता है। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी और हमेशा की तरह हम जो कोरोना वायरस है उसके से बचने के लिए इकदाम आपको बताते हैं और आपको हमेशा ये कहते हैं कि अपना भी ख्याल रखें, अपने अजीज़ों का भी ख्याल रखें, अड़ोस पड़ोस का ख्याल रखें, क्योंकि ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। क्योंकि इससे मुल्क बीमारी से जान बचाने के लिए सबको मिलकर एफ़र्ट्स करनी पड़ेंगी। इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं आपसे इस लेक्चर से और इसी दुआ के साथ कि अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।